गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एस ब्लॉक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी ब्लॉक केमिस्ट्री हैं उनमें 4 हम ब्लॉक पढ़ते हैं, एस ब्लॉक, पी, डी और एफ, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी पीरियोडिसिटी क्या है, उनकी केमिकल बिहेवियर क्या है, उससे रिलेटेड हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए एस ब्लॉक में बहुत ही कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं कॉम्पिटिशन्स में। तो एस ब्लॉक में आपको पता होना चाहिए कि एस ब्लॉक कहते किसको, एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट रखे गए और एस ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में कहां पर है। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है तो हमने देखा कि पीरियोडिक टेबल में जो स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड, इसको हम फर्स्ट ए और सेकंड ए भी बोलते हैं। इस ग्रुप के एलिमेंट्स को हम किसमें रखे हैं, एस ब्लॉक में रखे हैं। तो ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड इन एस ब्लॉक। और इनमें कौन कौन से एलिमेंट हैं ये हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है, फिर भी लिखते हैं। तो यहां पर हम देखा हाइड्रोजन, ये फर्स्ट पीरियड, आदमी पूरा खाली है। लास्ट में 18 में क्या रखा हुआ है, हीलियम रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये जो फर्स्ट ग्रुप के मेंबर हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनको एल्कलाइन मेटल भी बोलते हैं और इनको एस ब्लॉक में कंसिडर किया है, ठीक है। ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये सेवंथ, ये पीरियड्स हैं। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड और 18 क्या है, ग्रुप्स होते हैं। तो पहले ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनको बोलते हैं फर्स्ट ए या एल्कलाइन मेटल बोलते हैं, और इनमें हाइड्रोजन के अलावा जितने भी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, और ये रेडियो एक्टिव नेचर का होता है फ्रांसियम। इसके बाद में जो दूसरा ग्रुप है उसमें क्या है, बेरिलियम, देखिए सेकंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडॉन, ये सारे एलिमेंट्स हैं ग्रुप सेकंड में रखे गए हैं। इनको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, इस बेरिलियम को छोड़ करके। क्यों नहीं बोलते, हम वो जब चैप्टर पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे तब कंसिडर करेंगे, देखेंगे इस पर। तो हम अभी ये पढ़ने वाले हैं ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट। एस ब्लॉक में हमको दोनों पढ़ने हैं, फर्स्ट और सेकंड। और अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ग्रुप के बारे में। तो जनरल आपको प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। तो मैं इन एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी जनरल बातें आपको बता दूं। ये जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में भरा जाता है, इसलिए इनको एस ब्लॉक में रखे हैं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो किसमें भरा हुआ है, एस ब्लॉक में, एस ऑर्बिटल में, इसलिए इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो पहले याद रखेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होगा, NS या तो 1 होगा या फिर इसके लिए क्या होगा 2, तो NS1 या फिर क्या हो सकता है 2 हो सकता है। इनके लिए 1, इनके लिए सबके लिए क्या होगा 2। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बात करते हैं 2S1, 3S1, 4S1, 5S1, 6S1, 7S1, इस तरह से इनका इलेक्ट्रॉनिक लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। इनमें क्या होगा 2S2, 3S2, 4S2, 5S2, 6S2 और 7S2, इस तरह से इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS1 और 2। एल्कलाइन मेटल के लिए NS1 होगा और एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए क्या होगा, NS2 होगा। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेटालिक नेचर के हैं, मेटालिक नेचर। तो एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, मेटालिक नेचर के। हाइड्रोजन की पोजीशन ये एक्सेप्शनल है, यहां पर भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। कई कुछ एविडेंस ऐसे हैं इसको 70 ग्रुप के साथ कंसिडर करेंगे, या आज तक इसकी कंडीशंस पोजीशन है वो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की भी लिमिटेशन में कंसिडर
हो रही है। अभी तक इसका क्लियर कट नहीं बता सकते इनको एस ब्लॉक में शामिल करें या कहाँ करें। तो इसको छोड़ करके बाकी जितने भी हैं उनको हमने एल्कलाइन मेटल कहा है और इनको क्या कहा है, एल्कलाइन अर्थ मेटल कहा है। तो ये सारे के सारे मेटलिक नेचर के होते हैं। अगली बात, मेटलिक नेचर के इजिली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जनरली क्या होती है, कम होती है। यानी अच्छे मेटल होते हैं और अच्छे मेटल होंगे तो ये कैसे होंगे, रिड्यूसिंग नेचर शो करेंगे। रिड्यूसिंग नेचर, ऑल एलिमेंट्स शो रिड्यूसिंग नेचर। ये सारे के सारे एलिमेंट्स अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली क्या होते हैं, लो होते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और एलिमेंट्स के कंपैरिजन में इनके ये सॉफ्ट होते हैं, इनकी साइज बड़ी होती है। इन ग्रुप के एलिमेंट्स को आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं। तो ये बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाले एलिमेंट्स होते हैं। सीजियम तो पता है आपको लिक्विड फॉर्म में ही मिल जाएगी, इतना मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। और इनकी साइज कंपैरेटिवली क्या होती है, हाई होती है। साइज इनकी क्या होती है, बड़ी होती है, हाई। और जितने भी अपने अपने पीरियड्स में जितने एलिमेंट्स हैं इनकी बात करें तो इनके कंपैरिजन में इनकी साइज क्या होंगी, बड़ी होंगी। क्योंकि लेफ्ट टू राइट हमने पीरियोडिसिटी बढ़ी है कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ने के लिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होता है, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इनकी साइज बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये सारे के सारे मेटलिक नेचर के होते हैं, रिड्यूसिंग नेचर शो करते हैं। और क्या इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम होते हैं। और इनकी साइज क्या होगी, कंपैरेटिवली एलिमेंट से क्या होंगी, बड़ी होंगी। और ये फ्लेम टेस्ट, ये क्या होंगी, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कैरेक्टरिस्टिक कलर देंगे। इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जिसको हम बुनसन फ्लेम भी बोलते हैं, दे शो कैरेक्टरिस्टिक कलर। कैरेक्टरिस्टिक कलर जैसे लिथियम है, ये क्रिम्सन सोडियम येलो कलर देगा, ये वॉयलेट कलर देगा, पेल वॉयलेट, ये रेड वॉयलेट, ये ब्लू वॉयलेट। इस तरह से इनके अलग अलग क्या होंगे, कलर होंगे। क्यों कलर देते हैं हम जैसे जैसे पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करते जाएंगे। तो इनके ये जनरल कैरेक्टर्स है। तो एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब कैसे हैं, मेटलिक नेचर के हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं बारी बारी से इनको सबको अलग अलग। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फर्स्ट ए, एल्कलाइन मेटल की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ग्रुप फर्स्ट। ग्रुप फर्स्ट, ये इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट ए और इनका नाम है एल्कलाइन मेटल। एल्कलाइन मेटल। तो अब ये देखना है सबसे पहले कि इनको एल्कलाइन मेटल क्यों बोलते हैं। तो एल्कलाइन मेटल बोलने का मतलब क्या है, एल्कलाइन का मतलब होता है बेस, और ये मेटल है और बेसिक नेचर कैसे शो करते हैं। जनरली इसका जो डेफिनेशन है एल्कलाइन मेटल बोलने का, जो टर्म्स है वो कैसे लिया गया, ये जितने भी मेटल्स हैं ये वाटर के साथ रिएक्शन करके स्ट्रॉन्ग बेस मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं प्लस H2 गैस बाहर निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं सोडियम। ठीक है, तो सोडियम वाटर से रिएक्शन करके, हालांकि एक्सप्लोजिव नेचर शो करते हैं, लेकिन जब रिएक्शन होगी तो क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ऐसे ही पोटेशियम क्या करेगा, वाटर से रिएक्शन करके क्या बना देगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, जो भी क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है। इसी तरह से पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब के सब क्या है, आसानी से वाटर से रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, बेस बना देते हैं। इसलिए इन मेटल को क्या बोला, एल्कलाइन मेटल बोला। और दूसरा इनके ऑक्साइड, इन मेटल के ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, जैसे हम बात करते हैं सोडियम ऑक्साइड की, Na2O, पोटेशियम ऑक्साइड, ये भी वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। ये लो NaOH, इस तरह से स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। तो इनको एल्कलाइन मेटल क्यों बोला, क्योंकि ये मेटल
इस ग्रुप की जितनी भी मेटल्स हैं और उनके ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं एल्कलाइन मेटल। ठीक है, तो इस ग्रुप को, ये कौन कौन से, इस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम और फ्रांसियम। ये रेडियोएक्टिव है, इसकी केमिकल रिएक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम इनको देखेंगे। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आर कंसिडर्ड एज ए एल्कलाइन मेटल। क्यों? क्योंकि ये वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एल्कलाइन मेटल बोला जाता है। ठीक है, ये बात हमने देखा कि इनको एल्कलाइन मेटल क्यों बोलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसमें कौन कौन से एलिमेंट रखे हैं, इस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है, तो मैंने यहां लिखे हैं। इस ग्रुप फर्स्ट में, ग्रुप 1 में हाइड्रोजन के बाद में सेकंड पीरियड से, पीरियड सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, इनमें ये एलिमेंट रखे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम और फ्रांसियम। इनमें फ्रांसियम रेडियोएक्टिव नेचर का है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम बात करेंगे NS1, क्या है इनका NS1। तो इधर देखिए हम बात करते हैं हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 एटॉमिक नंबर 1s1, फिर हीलियम का 1s2। तो ये हीलियम के बाद में, इसलिए हम क्या लिखेंगे, हीलियम, और हीलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 2 और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 3। तो हम क्या लिखेंगे, हीलियम के बाद में इसका क्या होगा 2s1। इस तरह से इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s1। मैंने वहां लिखा NS1। हीलियम के नीचे कौन सी गैस है, हीलियम, नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर रेडॉन, फिर जीनॉन और रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। तो अब देखिए यहाँ पे इसका 2 एटॉमिक नंबर, इसका कितना है 10। तो 10 के बाद में इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2s के बाद में क्या लिखेंगे 3s1, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह से आर्गन के बाद में 18 और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 19। तो क्या लिखेंगे बोलिए, आर्गन के बाद में 3s के बाद में क्या आएगा 4s1। इसी तरह से इसका 5s1 और ये क्या है 6s1 और ये क्या आएगा 7s1। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए हमने क्या लिखा है, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है NS1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s में भरा हुआ है और उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 1, यानी सब में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं 2s को ऐसे ड्रॉ करता हूं तो उसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं। यहाँ पर 3s में कितना होगा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह से 4s में, 5s, 6s, सब में जितने भी लास्ट s ऑर्बिटल्स हैं सब में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ये भी हमारे काम आने वाली चीज है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की है, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है NS1 और इस ग्रुप में ये एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। और इनसे जस्ट पहले हीलियम जो एक इनर्ट गैस है, तो हमने इनर्ट गैस के बाद में लिखा 2s1, फिर नियॉन के बाद क्या है 3s1, फिर 4s1, 5s1 और 6s1 और 7s1। ठीक है, तो अगर हमको इनर्ट गैसों के कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर याद है, हीलियम का कितना होता है 2, नियॉन का 10, आर्गन का कितना होता है 18, क्रिप्टॉन का 36, जीनॉन का 54 और रेडॉन का कितना होता है 86। ठीक है, तो अब देखिए अगर इसका 2 है तो जस्ट एक इलेक्ट्रॉन और है, तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 3। इसका 10 है तो इसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ 11। ठीक है, आर्गन का 18 और एक इलेक्ट्रॉन और है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा 19। 36 और एक इलेक्ट्रॉन और तो कितना हुआ 37। 54 एक इलेक्ट्रॉन है तो कितना होगा 55 और 86 और एक कितना हुआ 87। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 87। इस तरह से अगर आपने 18 ग्रुप के एलिमेंट्स को याद रख रखा है और उनके एटॉमिक नंबर याद रखे हैं तो इनके भी एटॉमिक नंबर आसानी से याद कर सकते हैं। तो हमने जब पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी तो आपको बताया भी था कि आप 18 ग्रुप के
जितने भी एलिमेंट्स उनके एटॉमिक नंबर याद रखो तो उनके पहले और बाद वालों को माइनस या प्लस करके आप क्या बता सकते हैं, इनके एटॉमिक नंबर बता सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये बात भी ध्यान रखनी है कि आपको बताना है कि इनके लास्ट जो ऑर्बिटल्स हैं, जो एस ऑर्बिटल्स हैं, उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अब देख रहे हैं आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखने से पता चल रहा है कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये एलिमेंट कैसा, हीलियम जैसा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो कैसा, नियॉन जैसा, यानी ये इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे। इसलिए हम बात करेंगे कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1 होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, इसलिए इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये इनर्ट गैस जैसा, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1 होगी। तो अब ये नोट कीजिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने देखा पहले एल्कलाइन मेटल क्यों बोला, इनमें कौन कौन से एलिमेंट रखे हैं, और इनका हम बात कर रहे थे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप लोगों को ये याद रखना है कि जो जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका जो लस्टर है वो सिल्वरी वाइट होता है। दीज एलिमेंट्स हैं सिल्वरी वाइट लस्टर। इनकी जो सरफेस है वो जैसे मेटल है, इसके ऊपर का जो सरफेस है वो कैसा होगा, सिल्वरी वाइट होगा। ठीक है, ये शाइनिंग होगा। क्यों होगा, वो इनके पास अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है उनके डीलोकलाइजेशन की वजह से शाइनिंग सरफेस शो करते हैं। तो ये क्या होगा, हम ये क्वेश्चन आपको क्रिएट करेंगे, पूछेंगे कि इनकी शाइनिंग सरफेस होती है, जो सिल्वरी वाइट लस्टर होता है वो ट्रांस हो जाता है। ट्रांस का मतलब मटमेला हो जाता है या धूमिल हो जाता है, उसकी चमक कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो इस पर क्वेश्चन क्रिएट होता है, हम बाद देखेंगे। तो ये कैसी लस्टर होता है, सिल्वरी वाइट, ये आपको याद रखेंगे। अब हम इनकी पीरियोडिसिटी पर डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं साइज की। तो हमारी पीरियोडिसिटी में सबसे पहला टॉपिक होगा साइज। आपको पता है कि साइज क्या होता है, पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ा है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है, रिड्यूस होता है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होती है, डिक्रीज हो रही है। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज हो रही है, कारण 18 ग्रुप को छोड़ दें तो 18 ग्रुप का अलग केस है, उसके अंदर वन वाल रेडियस मिलती है। तो 1 to 17 की अगर हम बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होती है, साइज कम हो रही है। तो बताइए इनकी साइज अपने अपने पीरियड में क्या होगी, सबसे बड़ी होगी 18 ग्रुप को छोड़ करके। तो आप लिख लीजिए, इसकी जो पहला जो आपको याद रखने वाली बात क्या होगी कि लेफ्ट टू राइट साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसलिए अपने अपने रिलेटिव पीरियड्स में इनकी साइज क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। जैसे हम बात करते हैं सेकंड पीरियड में सबसे बड़ी साइज किसकी होगी, लिथियम की, 18 ग्रुप के एलिमेंट को छोड़कर, उन पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से थर्ड पीरियड में सबसे ज्यादा साइज किसकी होगी, सोडियम की होगी। फिर फोर्थ पीरियड में सबसे बड़ी साइज पोटेशियम की, फिफ्थ में रुबिडियम की, सिक्स में सीजियम की, और फिर सेवंथ में फ्रांसियम की साइज सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो इनकी रिलेटिव पीरियड्स में साइज क्या होंगी, सबसे बड़ी होंगी। पहला पॉइंट तो ये होगा, किसको छोड़ करके, 18 ग्रुप को छोड़ करके। तो इनकी रिलेटिव साइज क्या होंगी, सबसे बड़ी होंगी। तो हायर साइज, हायर एटॉमिक साइज या साइज इन रिलेटिव पीरियड। ओके, दूसरा हम बात कर रहे हैं टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम देखा जाए पीरियोडिसिटी में बात करते हैं, लेफ्ट टू राइट बात करते हैं और टॉप टू बॉटम बात करते हैं। तो यहाँ पर ये लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में है, फिर ये थर्ड में है। नीचे जाने पर क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं तो जनरली साइज बढ़ा करती है। तो टॉप टू बॉटम की बात की जाए तो साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी, साइज इंक्रीज हो रही है। तो ये आपको साइज पर दो फैक्टर याद रखने हैं कि इनके अपने अपने पीरियड में साइज क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, और टॉप टू बॉटम जाने पर इनकी साइज क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, साइज के बाद में हम बात करते हैं डेंसिटी पर। दूसरा हमारा जो पीरियोडिसिटी की बात करेंगे वो हम डेंसिटी की बात करें। डेंसिटी देखिए, डेंसिटी जनरली हम देखते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, यहां पर नीचे की तरफ जा रहे हैं ये, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, प्रोटॉन्स ऐड हो रहे हैं, न्यूट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं।
नीचे जाने पर नए इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, नए प्रोटॉन जोड़ रहे हैं, नए इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन न्यूट्रॉन जुड़ने की वजह से क्या होगा, मास बढ़ेगा और साइज भी बढ़ रही है, इसलिए वॉल्यूम भी बढ़ रही है। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चला कि इनके कंपैरिजन में मास भी बढ़ता है और वॉल्यूम भी बढ़ता है, लेकिन दोनों में देखा जाए कंपैरेटिवली मास में जो इंक्रीजिंग, जो बढ़ोतरी होती है, इंक्रीजमेंट होता है, मास में ज्यादा इंक्रीजेस होता है। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मास वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ता है। तो आप बताइए कि टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने पर बोलिए डेंसिटी बढ़ेगी। तो हमारा जो नॉर्मल सा जो कंसेप्ट बनता है कि टॉप टू बॉटम डेंसिटी इंक्रीजेस, डेंसिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ऊपर से जब नीचे जा रहे हैं किसी भी ग्रुप में, यहां पर लिथियम से लेकर के सीजियम की तरफ जा रहे हैं, तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और मास भी बढ़ रहा है, लेकिन ज्यादा बढ़ोतरी किसमें हो रही है, मास में, इसलिए डेंसिटी बढ़ती है। जब डेंसिटी बढ़ती है तो फिर लिथियम और फिर क्या आएगा लास्ट में, लिथियम के बाद में सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होनी चाहिए, सीजियम की, और सबसे कम डेंसिटी किसकी होनी चाहिए, लिथियम की। यही तो देख रहे हैं, टॉप टू बॉटम डेंसिटी क्या हो रही, बढ़ रही है। तो लिथियम के बाद में किसका होना चाहिए, सोडियम, और सोडियम के बाद किसका होना चाहिए, पोटेशियम, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो यहां थोड़ा चेंज है, लिथियम के बाद में जो डेंसिटी है वो है पोटेशियम की, और पोटेशियम के बाद में है सोडियम की। पोटेशियम से ज्यादा किसकी है, सोडियम की। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम होना चाहिए, लेकिन पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से भी कम है। फिर कंटिन्यूटी जो अपना रूल बना उसके अकॉर्डिंग, तो लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम, ये डेंसिटी का ऑर्डर रहेगा, ये आपको याद रखना है। अब देखने वाली बात है कि यहां पर ये पोटेशियम का कम क्यों हो गया। डेंसिटी टॉप टू बॉटम जा रहे थे तो डेंसिटी बढ़नी चाहिए, हमने अभी भी देखा, लेकिन एक्सेप्शनली यहाँ पोटेशियम की डेंसिटी थोड़ी सोडियम से क्या हो गई है, कम हो गई। इसकी वजह क्या है, रीजन क्या है? तो देखिए पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए आप, पोटेशियम की बात करते हैं, ये पोटेशियम यहां पर, तो ये आर्गन 18, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या, 4s। तो आपको पता है आर्गन का क्या होगा लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3s2 3p6, 3s2 3p6। तो थर्ड आ चुका है, तो इसके अंदर 3d भी है, 3d, लेकिन वो वैकेंट है, और ये 4s में इलेक्ट्रॉन चला गया, 3d से पहले किस में चला गया, 4s में। हमने इलेक्ट्रॉन बढ़ना सीखा वो प्रिंसिपल, तो वहां पे देखा कि 3d और 4s में कंपेयर किया था, तो एनर्जी लेवल कम किसका है, 4s का, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 3d में न जाकर किस में चला गया, 4s में चला गया। तो अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ कि यहां पर d ऑर्बिटल्स वैकेंट है, d ऑर्बिटल्स क्या है, वैकेंट, वैकेंट d ऑर्बिटल्स। अब देखिए मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो उतना ही है, क्लासरूम बड़ा हो जाए, क्लासरूम छोटा हो जाए, उस पर डेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है। तो यहाँ ऑर्बिटल्स वैकेंट होने की वजह से, यानी स्पेस अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे नहीं है, ये वैकेंसी है यहाँ पर, वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से पोटेशियम की डेंसिटी थोड़ी सी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो ये याद रखेंगे कि पोटेशियम की डेंसिटी कम क्यों हुई है, तो आप बताएंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स, वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स, इस वजह से पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से थोड़ी कम हुई है, ठीक है। ये बात चलिए नोट कीजिए। तो डेंसिटी का ऑर्डर ये है, टॉप टू बॉटम क्या होगा, डेंसिटी बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से कम हुई है। कारण क्या कम होने का, उसके अंदर क्या है, वैकेंट 3d ऑर्बिटल होना। चलिए नोट कीजिए। चलिए अब इसके बाद में देखिए, अब हम बात करेंगे, हमने साइज पढ़ ली, डेंसिटी पढ़ ली, अब हम बात कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो होगा मेल्टिंग पॉइंट
एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। जनरली इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, कम होते हैं, इजीली मेल्ट हो जाती है और इजीली बॉइल हो जाती है। ठीक है, इसकी कंपैरेटिवली और एलिमेंट्स की बात करें तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाते हैं। कारण क्या है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होने का? इसकी वजह क्या है कि आपको पता है कि मेटल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं उन अट्रैक्शन फोर्स को हम बोलते हैं मेटेलिक फोर्स। तो मेटेलिक फोर्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? मेटेलिक स्ट्रेंथ, याद रखना हमेशा, मेटेलिक स्ट्रेंथ वो किस पे डिपेंड करती है? मेटेलिक स्ट्रेंथ दो एलिमेंट्स के बीच का जो अट्रैक्शन है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके डी ब्लॉक में भी काम आने वाला है। तो दो एलिमेंट्स के बीच में, जैसे मान लीजिए दो मेटल्स हैं, इनके बीच में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल्स और ये पार्टिकल्स, खूब सारे पार्टिकल्स, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जैसे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा इनकी मेटेलिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं है तो क्या होगा? मेटेलिक स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। और आप देख रहे हैं कि इस ग्रुप फर्स्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल में एस की ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसलिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से इनके मेटेलिक स्ट्रेंथ कमजोर है, वीक है, और मेटेलिक स्ट्रेंथ कमजोर है तो इन एलिमेंट्स को अलग अलग करना आसान है। इसके लस्टर में से एलिमेंट्स को सेपरेट करना बहुत इजी हो गया। कारण क्या है कि मेटेलिक स्ट्रेंथ क्या होना? कम होना। मेटेलिक स्ट्रेंथ कम होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? लो होते हैं। ठीक है, अब टॉप टू बॉटम जाते हैं। अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम तो क्या होगा? इनकी साइज बढ़ जाती है तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो और कम हो रहा है, सॉफ्टनेस बढ़ रही है। तो हम बोल सकते हैं कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो भी क्या होंगे? कम होंगे, डिक्रीजेस। तो याद रखिएगा, औरों से कंपेयर करें तो हम बोलेंगे कि एल्कलाइन मेटल के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? कम होते हैं। लेकिन इनमें आपस में कंपेयर करें तो नीचे जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? कम होते हैं। यही वजह है सीजियम के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से क्या होती है? लिक्विड फॉर्म में मिलती है। सीजियम क्या है? रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में मिल जाती है। तो अब आप बताएंगे कि नीचे जाने पर क्या होगा? नीचे जाने पर इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? कम होंगे। तो फिर ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे ज्यादा किसका आएगा? लिथियम का, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम। ये ऑर्डर रहेगा। तो मैं बात कर रहा हूं सिर्फ मेटेलिक फॉर्म की, इनके साल्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं। कहीं आप क्या करते हैं, कई बच्चे कि रट लेते हैं कि नहीं, जैसे सबसे ज्यादा इसका बता दिया, इसका सबसे कम है। मैं बात कर रहा हूं इन मेटल्स की। अभी इनके साल्ट्स नहीं बनाए। देखो ये फर्क है, ये सोडियम मेटल है और ये सोडियम साल्ट है, NaCl, NaCl, KCl, ये क्या है? साल्ट है। और ये क्या है? मेटल है। मैं सिर्फ मेटेलिक लेवल की बात कर रहा हूं, इन एलिमेंट लेवल पे बात कर रहा हूं। अभी मैंने कोई साल्ट वगैरह की बात नहीं की है, ध्यान रखना। तो कई बच्चे इस चीज को याद करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनकी सर ने बता दिया कि ऐसा ऑर्डर है। तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं इन एलिमेंट लेवल पर। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। उधर नीचे जाने पर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कारण क्या है? मेटेलिक स्ट्रेंथ का कमजोर होना। और औरों से भी कंपैरेटिवली क्या है? इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो है। तो ये आपको याद रखना है। मेल्टिंग पॉइंट के बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात की जाती है। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोल सकते हैं और आयोनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हैं। देखिए, किसी भी एलिमेंट से या मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस आइसोलेटेड एलिमेंट से उसके आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है इसलिए क्या बोलेंगे?
आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, और इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में वो क्या बनाएगा, एक कैटायन बनाता है। और अगर आप निकालना चाहते हैं, और निकालना चाहें तो फिर क्या होगा, और एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको क्या बोले, आयनाइजेशन एनर्जी 2, और क्या बनेगा, मेटल +2। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाइए। पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायरमेंट एनर्जी को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, देन आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, और देन आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। तो ये हमने पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ा है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो हमारा जो कंटेंट है वो क्या होगा इस टॉपिक के रिगार्डिंग, इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, लो होती है, लो आयनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब यह है कि आसानी से ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं। इनको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए तो ये अपने आउटर मोस्ट शेल से क्या निकाल देंगे, इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। या वो बोले कि इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, आसान होगा, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे इनको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो दी जाने वाली जो एनर्जी है वो कम है, यानी आयनाइजेशन एनर्जी कम है। तो क्यों है, उसकी दो वजह हैं। एक तो पहला साइज, इनका साइज क्या है, बड़ा है, ज्यादा है, और बड़े साइज में से क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, आसान होता है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल से न्यूक्लियस दूर हो गई और न्यूक्लियस अट्रैक्शन क्या हो गया, कम होगा। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होने की वजह से इन एलिमेंट से इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है। और दूसरा, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में जो पॉजिटिव चार्ज कैटायन बनेगा, लिथियम के बाद में क्या बनेगा, लिथियम +1, सोडियम से क्या बनेगा, Na+1, पोटेशियम से क्या बनेगा, K+1। इनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इनका क्या होगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन करना। जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन, ठीक है, नियॉन 10, और क्या लिखेंगे, 3s1, ठीक है। अभी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, यहां देखिए सोडियम, नियॉन का क्या लिखा, सोडियम का नियॉन 3s1, नियॉन 3s1, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्या बचेगा, नियॉन। नियॉन का क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6। ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इनको थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालते क्या मिल रहा है, इनको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। तो आप याद रखेंगे कि इस ग्रुप के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लो होती है। कारण क्या है, इनकी साइज बड़ी होती है, और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में दीज एलिमेंट्स गेन एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक इनर्ट गैसेस, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। और अगर इनकी पीरियोडिसिटी देखें ग्रुप में, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो साइज क्या हो रही है, और बढ़ रही है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होगा, और आसान हो जाएगा। तो उस केस में बात की जाए तो इनकी पीरियोडिसिटी की बात करेंगे तो जो ऑर्डर होगा आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होगा, नीचे जाने पर क्या होगा, कम होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी के रिगार्डिंग हम बोल सकते हैं कि टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती, डिक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। और वो ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा फिर किसकी होगी, लिथियम की, फिर लिथियम के बाद में सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, और फिर सीजियम। तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है, सबसे कम है सीजियम की। क्लियर, ये आप लोगों को याद रखना है। अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के बाद में मेटेलिक नेचर। एक होता है मेटेलिक स्ट्रेंथ, और हम बात कर रहे हैं मेटेलिक नेचर। तो मेटेलिक नेचर में देखिए, इसी की मैं आगे इसको कंटिन्यूटी में नेक्स्ट टॉपिक लिख रहा हूं, आप अलग से लिखिए मेटेलिक नेचर। इसी की आयनाइजेशन एनर्जी की बिहाफ पे इसको मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। मेटेलिक नेचर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मेटेलिक नेचर। मेटेलिक नेचर का क्या सेंस है, अगर कोई एलिमेंट जितना इजीली इलेक्ट्रॉन निकाले तो उसकी मेटेलिक नेचर उतनी अच्छी मानी जाती है। आप देख रहे हैं कि सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन कौन निकाल रहा है इनमें, सीजियम। क्यों, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, सीजियम की सबसे कम है। और हम एक बोल सकते हैं कि पूरे एलिमेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनमें इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, लो,
इसलिए लो होने की इनकी मेटलिक नेचर क्या होगी, अच्छी होगी, गुड मेटलिक नेचर के होंगे। तो इसमें हमारा जो पहला कंटेंट बनता है वो ये होगा कि ये अच्छे मेटलिक नेचर है, गुड मेटलिक नेचर। ये बहुत ही अच्छे मेटल्स हैं, इवन हम बोल सकते हैं इनको एक्टिव मेटल भी बोल सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, एक्टिव मेटल। इनको एक्टिव मेटल बोलने की वजह क्या होगी, कारण क्या होगा, इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, और इजीली क्यों निकालते हैं, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, लो होगी। कारण क्या होगा, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका कारण होगा। दूसरा, तो अब नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो मेटलिक नेचर का ऑर्डर भी क्या होगा, यही होगा। तो मेटलिक नेचर का जो ऑर्डर होगा, टॉप टू बॉटम मेटलिक नेचर, मेटलिक नेचर क्या होगी, इंक्रीजेस, बढ़ेगी। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है। तो अगर हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें कि कम हो रही है, तो मेटलिक नेचर का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, मेटलिक नेचर का ऑर्डर होगा जस्ट उससे उल्टा। लिथियम से अच्छा मेटल कौन होगा, सोडियम। सोडियम से अच्छा कौन होगा, पोटेशियम। पोटेशियम से अच्छा रुबिडियम, और रुबिडियम से अच्छा सीजियम। तो इनमें सबसे अच्छा मेटलिक नेचर कौन शो करेगा, सीजियम। यही वजह है कि सीजियम को फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट्स में, सोलर प्लेट्स में काम में लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी भी लाइट, थोड़ी सी एनर्जी उसको मिल जाए तो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज कर देगा, और इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होकर के इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कराएंगे, वो अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे अच्छा मेटलिक नेचर किसका होगा, सीजियम का, कारण इसका लो आयनाइजेशन एनर्जी का होना, वेरी लो आयनाइजेशन एनर्जी सीजियम की है, इसलिए सबसे अच्छा मेटलिक नेचर शो करता है। ये बात क्लियर हुई। तो इस तरह से हमने बात की, पहले साइज की, डेंसिटी की, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिर हमने बात की आयनाइजेशन एनर्जी, और अब हम बात कर रहे हैं मेटलिक नेचर। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी बोल सकते हैं, या हाइड्रेशन एनर्जी। हम अभी एनर्जी के एस्पेक्ट में बात करेंगे, एंथैल्पी डिफरेंस फॉर्म में आ जाता है, हम बात कर रहे हैं एनर्जी के फॉर्म में। तो देखिए इनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है। इस ग्रुप में हम बात करते हैं कि किसकी ज्यादा होती है, हमको यही चीज इंपॉर्टेंट है कि किसकी ज्यादा होगी, फिर इसी फैक्टर को हम सॉल्युबिलिटी में काम लेंगे। तो याद रखना, जिसकी साइज छोटी होती है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होती है। तो हम एंथैल्पी के केस में बोलेंगे नेगेटिव, यहाँ पे एनर्जी केस में क्या बोलेंगे, ज्यादा, यानी बाहर रिलीज होती है एनर्जी, जो बाहर निकलती है तो हम क्या बोल देंगे, एंथैल्पी केस में नेगेटिव बोल देंगे। तो अब यहाँ नॉर्मल एनर्जी फॉर्म में लेके चलते हैं कि यहाँ पर साइज सबसे छोटी किसकी होती है, लिथियम की। तो लिथियम आयन की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है, लिथियम, फिर किसकी ज्यादा होगी, उससे कम सोडियम की, फिर उससे कम पोटेशियम, फिर उससे कम, बोलिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इस तरह से। तो इसका कारण क्या है, इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होने की कारण क्या है, इसका साइज का छोटा होना, स्मॉल साइज। इसलिए यही वजह है कि लिथियम के जितने भी साल्ट्स हैं वो हाइड्रेटेड फॉर्म में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जैसे लिथियम का साल्ट है LiCl, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलेगा। लिथियम के साल्ट्स तो किस फॉर्म में ज्यादा रहते हैं, हाइड्रेटेड फॉर्म में रहते हैं। कारण क्या है, उसकी साइज का छोटे होने की वजह से उनकी हाइड्रेशन एनर्जी का क्या होना, ज्यादा होना। तो इजिली हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलेगा आपको, और इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, ये आपको याद रखना। अब हम बात करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी के बिहाफ पर, हम दूसरी बात करते हैं कंडक्टिविटी की, कंडक्टिविटी ऑफ साल्ट्स इन एक्वस फॉर्म। कंडक्टिविटी ऑफ साल्ट एक्वस फॉर्म, मैं क्या बात कर रहा हूं, एक्वस फॉर्म में। तो ये जितने भी साल्ट्स होंगे, हम बात करें लिथियम के साल्ट, उसमें लिथियम +1 फॉर्म में होगा, सोडियम का साल्ट उसमें सोडियम +1 में होगा,
पोटेशियम के साल्ट, रुबिडियम के साल्ट और सीजियम के साल्ट, इस तरह से रहेंगे। आपको पता है कि कंडक्टिविटी दो वजह से होती है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से या फ्री आयंस की वजह से, ठीक है। तो आपको पता है जो आयन जितना इजीली मूव करेगा वो उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा। क्लियर? अब हम देख रहे हैं कि इनमें से कौन सा आयन इजीली मूव करेगा। तो जिसकी साइज बड़ी होती है उसका मूवमेंट क्या होगा, उस आयन का कम होगा। तो यहां पर बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सीजियम की साइज बड़ी है इसलिए सर ये क्या है, इजीली मूव नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी इसी की होती है। तो फिर दिमाग में आता है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? सीजियम की तो साइज बड़ी है, सीजियम आयन की साइज भी बड़ी है, तो उसकी कंडक्टिविटी तो कम होनी चाहिए, क्योंकि बड़े का मूवमेंट क्या होता है, लोकोमोशन क्या होता है, कम होता है। तो फिर इसकी कंडक्टिविटी तो कम होनी चाहिए, आप तो इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा बता रहे हैं। इसकी कंडक्टिविटी का ऑर्डर ये है। तो ये उल्टा कैसे हुआ? एक्चुअली उल्टा नहीं हुआ है, हम बात कर रहे हैं एक्वस में, क्योंकि सॉलिड साल्ट तो कभी भी कंडक्टिविटी नहीं शो कर सकते, क्योंकि वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड आयनिक फोर्स की वजह से। जब इनको एक्वस फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में लेके आएंगे तो वो क्या होंगे, डिसोशिएट होंगे। तो एक्वस फॉर्म में क्या होगा, जब वाटर डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या डिसोशिएट होंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इस तरह से आयनस फॉर्म में आएंगे, और इसके साथ अगर क्लोराइड हुआ तो Cl- फॉर्म में चला जाएगा। छोड़िए उसको। लेकिन आपको पता है कि एक्वस फॉर्म में होने की वजह से लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी अभी आप देख रहे हैं कि ज्यादा होने की वजह से इस पर वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हुए, ज्यादा एग्रीगेटेड फॉर्म में जुड़े हुए हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा फॉर्म में जुड़े हुए हैं। ऐसे मान लो कि वाटर मॉलिक्यूल्स एक चादर जैसा है, काफी वाटर मॉलिक्यूल्स की लेयर्स इस पर लगी हुई है, इसलिए क्या हो गया, मोटा हो गया, बड़ा हो गया है, हाइड्रेटेड होने की वजह से। जैसे मान लीजिए आप ऐसे समझिए कि आप क्या कर रहे हैं, एक तो ऐसे ही दौड़ रहा है और एक लड़का उस पर एक साड़ी लपेट दें और कहीं दौड़ो, तो उसका दौड़ना और एक नॉर्मल बगैर साड़ी वाले लड़के का दौड़ना, कौन फास्ट दौड़ेगा, बगैर साड़ी वाला, जो नॉर्मल अपने पैंट शर्ट में पहना हुआ है। जिस पर चाहो तो फिर क्या कर दिया, एक कपड़ा लपेट दिया, वो क्या हो गया, अब कम दौड़ पाएगा। और एक लड़के पे क्या किया, रजाई, कंबल, ब्लैंकेट ही लपेट दिया और मोटी कर दी लेयर। तो अब बताइए इन तीनों में से दौड़ा जाए तो सबसे पहले कौन सा दौड़ेगा, तेज कौन सा दौड़ेगा, वही जो पैंट शर्ट में दौड़ रहा है, जिसने कोई कपड़ा नहीं लपेट के रखा। फिर साड़ी वाला थोड़ा उससे स्लो हो जाएगा, और जिसने ब्लैंकेट लपेट के रखा है, रजाई लपेट के रखा है, उसका दौड़ना क्या होगा, और कम हो जाएगा। तो हाइड्रेटेड फॉर्म होने की वजह से इसकी हाइड्रेटेड आयन की साइज क्या होती है, बड़ी होती है। इस हाइड्रेटेड आयन की साइज बड़ी होती है और इसमें हाइड्रेशन एनर्जी सबसे कम है, देख रहे हैं आप। तो इस आयन की, हाइड्रेटेड आयन की साइज क्या होगी, छोटी होगी। तो लोकोमोशन या मूवमेंट, आयन का मूवमेंट फास्ट किस में होगा, सीजियम का, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो याद रखिए कि इनकी साल्ट एक्वस फॉर्म में जो कंडक्टिविटी का ऑर्डर होगा वो ये होगा, सबसे कम तो लिथियम के साल्ट्स में और सबसे ज्यादा किस में होगा, सीजियम के साल्ट्स में कंडक्टिविटी का ऑर्डर होगा। चलिए नोट कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी के बाद में, अब देखते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं आप, कोई भी इनर्ट गैस देख रहे हैं, जितने भी इनर्ट गैस के बाद में क्या लिख रहे हैं, NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं। जैसे हम बात करें लिथियम का क्या था, हीलियम के बाद में 2s1, सोडियम का 3s1, पोटेशियम का 4s1। तो ये क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके आउटर, जैसे सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, 1s2, 2s2, 2p6 और फिर क्या लिखेंगे, 3s1। यहां तक देखिए ये कैसा है, नियोन जैसा 10, ठीक है, नियोन जैसा। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इजीली रिलीज हो जाता है। तो रिलीज होने के बाद में ये सोडियम +1, तो हम देखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6 ये इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, और ये 3s क्या हो गया, वैकेंट हो गया। अब इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान नहीं होगा, इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होगा, इसलिए हम बोल सकते हैं इनका जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा।
कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, +1। और दूसरी बात ये कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली शो नहीं करते हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं। क्लियर, ये आप लोगों को याद रखना। लेकिन आपको एक क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ सकता है कि सोडियम और मर्करी वेपर्स, सोडियम मर्करी वेपर, उन वेपर्स में सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट Na-1 हुआ करता है। इसमें सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है, -1 हो सकता है। सोडियम और लिथियम का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो सकता है, क्योंकि आपको बताया कि इनके पास एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये क्या होगा, फुल्ली फिल्ड हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ही कंडीशनल लगाने पर ही ऐसा होता है, जनरली नहीं होता। ये सारी की सारी मेटल्स हैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं। लेकिन आपसे पूछे कि सोडियम मर्करी वेपर्स में सोडियम किस फॉर्म में मिलता है, तो आप बताएंगे सोडियम -1 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जितने भी कभी कभी वेपर्स फॉर्म में लिथियम और सोडियम इस फॉर्म में भी मिल सकते हैं, लिथियम 2 और Na2 इस डायोटोनिक फॉर्म में भी मिला करते हैं। तो लिथियम और सोडियम वेपर्स फॉर्म में कैसे प्रेजेंट होते हैं, Li2 और सोडियम Na2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये कंडीशंस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये याद रखेंगे आप। सोडियम मर्करी में सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है, -1 हो सकता है, और लिथियम का कितना होता है, -1 हो सकता है। लेकिन जनरली इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1 होता है। और ये कभी भी क्या नहीं शो करते, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। हम बात करते हैं फ्लेम टेस्ट। ये जो एलिमेंट्स हैं इनको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ये बुनसन फ्लेम में, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, उसमें क्या होंगे, एक खास किस्म के कलर शो करते हैं और उनसे इन एलिमेंट्स की पहचान हो जाती है। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो फ्लेम टेस्ट या फ्लेम कलर, फ्लेम कलर, ठीक है। तो अब कलर्स की बात करते हैं। होता क्या है, पहले क्यों देते हैं ये आप देखिए, कंडीशन देखिए इसकी। फ्लेम कलर देने की वजह क्या है वो आप समझिए कि अगर किसी भी एलिमेंट को मैं बुनसन फ्लेम में बर्न करूं, जलाऊं, तो ये ग्राउंड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट और ये एक्साइटिंग स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन जब लाइट जलाने पर, बर्न करने पर, उस फ्लेम में से एनर्जी लेकर के ग्राउंड स्टेट से कहां पहुंच जाएगा, एक्साइटिंग स्टेट में पहुंच जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांजिट कर जाएगा। आपको पता है कि जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाती है तो क्या होगा, एक्साइट हो जाता है। तो इसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की और ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, एक्साइटिंग स्टेट में चला गया। और जब ये इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो जितनी भी एब्जॉर्ब एनर्जी थी वो क्या करेंगे, वापस रिलीज करेंगे। जो एब्जॉर्ब एनर्जी जितनी थी वो उसको क्या करेंगे, एमिट करेंगे। जाहिर सी बात है, यहाँ जितनी एनर्जी, जितनी अमाउंट एनर्जी की लेकर के कहाँ गए थे, एक्साइटिंग स्टेट में गए थे। कब गए थे, जब इनको बुनसन फ्लेम में क्या किया था, बर्न किया था। जब ये वापस अपने ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से वापस क्या आएंगे, ग्राउंड स्टेट में आएंगे, तो जितनी एनर्जी क्या आई थी, एब्जॉर्ब की थी, उसको रिलीज करेंगे, एमिट करेंगे। और इस रिलीज होने वाली एनर्जी की वेवलेंथ, क्या वेवलेंथ विजिबल रीजन में होगी, विजिबल रीजन के इक्वल होगी। तो आपको कुछ ना कुछ कलर नजर आएगा, कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो हो करेगा। तो फिर से देखिए, जब बुनसन फ्लेम में बर्न किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होकर कहां चला जाता है, हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। इसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोलते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन वापस अपने ग्राउंड स्टेट में लौट के आता है, कम बैक करता है, तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी उतनी एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। और ये रिलीज होने वाली एनर्जी, उसकी वेवलेंथ अगर विजिबल रीजन में है तो कोई ना कोई कलर जरूर आपको दिखेगा। ये इसका कंसेप्ट है। अब आप लोगों को याद रखना है कि फ्लेम कलर कौन कौन से हो सकते हैं। बुनसन फ्लेम में बर्न करने पर, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, तो
फ्लेम कलर कौन से होंगे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। हाँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। लिथियम है क्रिम्सन कलर देगा, क्रिम्सन कलर गहरा लाल या यूं कहें कि ब्लड रेड कलर को बोलते हैं क्रिम्सन, क्रिम्सन रेड कलर देगा। लिथियम को बुनसन फ्लेम में आप गर्म करोगे, बर्न करोगे तो कैसा कलर देगा, क्रिम्सन कलर देगा। सोडियम को अगर बुनसन फ्लेम में बर्न किया जाता है तो येलो कलर देता है, ठीक है। पोटेशियम को बर्न किया जाता है तो पेल यानी हल्का फीका वॉयलेट कलर देगा। रुबिडियम रेड वॉयलेट, और सीजियम सिर्फ वॉयलेट भी लिख सकते हैं या ब्लू वॉयलेट, ब्लू वॉयलेट कलर देगा। तो ये कलर आपको याद रखना है, इन पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बुनसन फ्लेम या फिर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, मेन एलिमेंट्स को जिनकी आयनेशन एनर्जी क्या होती है, लो होती है, को बर्न किया जाए तो लिथियम कैसा कलर देगा, क्रिम्सन, सोडियम येलो कलर, पोटेशियम पेल वॉयलेट और रुबिडियम रेड वॉयलेट और सीजियम ब्लू वॉयलेट कलर देगा। कलर क्यों देता है हमने डिस्कस किया, आयनाइजेशन एनर्जी लो होने की वजह से जैसे ही बर्न करेंगे एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, हाई एनर्जी लेवल में ट्रांजिट हो जाएंगे। तो वापस इलेक्ट्रॉन कम बैक करेंगे तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी वो क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, और वो विजिबल रीजन में उसका वेवलेंथ हुआ तो कोई ना कोई कलर आपको जरूर दिखेगा। तो लिथियम के लिए वो वेवलेंथ कैसी होती है, रेड के नजदीक होती है, तो आपको कैसा नजर आता है, क्रिम्सन कलर नजदीक आता है। सोडियम येलो नजर आता है और इस तरह से इनके स्पेसिफिक कलर होते हैं। तो आपको क्वेश्चन किया जाए कि अगर बुनसन फ्लेम में किसी एलिमेंट को बर्न किया जाए और वो येलो कलर देता है तो वो कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, सोडियम होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। अब हम और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो याद रखना रिडक्शन पोटेंशियल जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव होता है उस एलिमेंट की रिड्यूसिंग पावर उतना अच्छा होता है। क्या बोल रहा हूं मैं, रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव होता है उस एलिमेंट का रिड्यूसिंग पावर उतना ज्यादा होता है, या यूं बोल सकते हैं जिसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होता है। तो हम एक बात याद रखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। इस चीज को याद रखिएगा। अगर मैं बोलता हूं x और y में से x का रिडक्शन पोटेंशियल मान लीजिए -2 है और y का -1 है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो बताइए x और y में से ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसका होगा, x का, ठीक है। इस चीज को बेस बनाकर हम आगे बढ़ेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी इसको हम काफी यूज करेंगे। तो अभी मैंने आपको एक छोटी बात बताई है कि रिडक्शन पोटेंशियल जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। और रिडक्शन पोटेंशियल 3 चीजों पर डिपेंड करता है। रिडक्शन पोटेंशियल 3 चीजों पर डिपेंड करता है और उनके तीनों चीजों को एनालाइज करके फिर फाइनली रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाता है। वो 3 चीज क्या है, एक तो एटोमाइजेशन एंथैल्पी या सब्लिमेशन एंथैल्पी बोलते हैं इसको, किसी भी एलिमेंट को अलग अलग करना, पहला काम एटोमाइजेशन एंथैल्पी पे डिपेंड करता है। दूसरा ये हाइड्रेशन एंथैल्पी पे डिपेंड करता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। और तीसरा डिपेंड करता है आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा IH आयनाइजेशन एनर्जी, IE, एक ही बात है। तो 3 चीजों पर डिपेंड करता है रिडक्शन पोटेंशियल, एटोमाइजेशन एंथैल्पी जिसको सब्लिमेशन एनर्जी बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल।
इन तीनों चीजों के बिहाफ पर कैलकुलेट किया जाता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस ग्रुप में, इस फर्स्ट ग्रुप के लिए, इन एलिमेंट्स के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल का जो ऑर्डर होगा, अगर सबसे ज्यादा नेगेटिव की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग, सबसे ज्यादा नेगेटिव किसका होगा? लिथियम का। ठीक है, फिर किसका होगा? पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, और सबसे कम किसका होगा? सोडियम का। ये लो, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव या यूं कहें रिडक्शन पोटेंशियल की बात की जाए तो सबसे ज्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल किसका होगा? लिथियम का होगा। उससे कम पोटेशियम, फिर रुबिडियम, सीजियम और सोडियम। इसलिए रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर भी आपके पास है। सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एलिमेंट कौन सा होगा? लिथियम होगा। उससे कम पोटेशियम, फिर रुबिडियम, सीजियम और सोडियम। सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। क्यों कम? उस तीनों के बिहाफ पर फाइनली कैलकुलेट किया गया। उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है, ज्यादा है, आयनेशन एनर्जी वगैरह सब चीजें, तीनों फैक्टर्स क्राइटेरिया रखते हैं अपना अपना, तीनों के बिहाफ पर कैलकुलेशन किया जाता है। तो फाइनली सबसे ज्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल किसको मिलता है? लिथियम का मिलता है। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हुआ इस ग्रुप में? सबसे अच्छा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो गया लिथियम। उससे कम पोटेशियम, उससे कम रुबिडियम, उससे कम सीजियम और सबसे कम क्या है? सोडियम। तो याद रखना, इस ग्रुप में सबसे कम रिड्यूसिंग पावर किसका है? सोडियम का। यहां पर पास पास में ये दोनों, और सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसका है? लिथियम का। इस तरह से आपको कई क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे, आपको ये ऑर्डर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रिएक्शन विद वाटर। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी होगी, नेक्स्ट हेडिंग हमारी होगी रिएक्शन विद वाटर H2। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, इन मेटल्स को वाटर से रिएक्शन करने के बाद में ये क्या बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2। इसलिए तो इनको क्या बोलते हैं हम? एल्कलाइन मेटल बोलते हैं। तो ये मेटल क्या हो सकती है? ये मेटल हो सकती है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये कोई रिएक्शन बड़ी बात नहीं। चलो मैं एक रिएक्शन लिख देता हूं। सोडियम वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? NaOH प्लस H2, ये प्रोडक्ट बनाएगा। क्वेश्चन लेकिन यहां से नहीं आते हैं। क्वेश्चन क्या बनते हैं वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि ये जितने भी मेटल हैं इनके साथ क्या होगा? एक्सप्लोजिव रिएक्शन करेंगे। तो ये मेटल है, मेटल और वाटर की जो रिएक्शन होगी वो किस नेचर की होगी? एक्सप्लोजिव। इसलिए कभी भी इनको क्या नहीं करते? डायरेक्ट वाटर में नहीं डालते। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम को नीचे देखे जाएंगे तो एक्सप्लोजिव नेचर क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी नीचे की तरफ जाने की वजह से, और आयनेशन एनर्जी कम होने की वजह से। ये सब चीजें आप फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि इन मेटल की रिएक्शन कैसी होती है? एक्सप्लोजिव नेचर की होती है। इसलिए इन मेटल्स को क्या करते हैं? काफी रिएक्टिव नेचर होने की वजह से इनको केरोसिन में टिप करके रखते हैं, केरोसिन में डुबो कर रखते हैं इनको। ठीक है, लेकिन लिथियम की रिएक्शन इतनी फास्ट नहीं होती। लिथियम है वो लेस रिएक्टिव है, लिथियम लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर। ये इसकी रिएक्शन होगी ना, लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाने की नेचर क्या होगी? इसमें कम होगी लिथियम की। इजीली, आसानी से, जितना ये फास्ट बना रहे हैं, विग्रसली बना रहे हैं, वैसे लिथियम इतनी फास्ट रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये पूछेगा कि लिथियम और ये जैसे मेटल्स हैं, कोई भी मेटल्स और ये वाटर रिएक्शन करके क्या बोलते हैं? H2 गैस रिलीज कर रहे हैं और हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। तो कौन सी मेटल ग्रुप फर्स्ट की जो इजीली H2 गैस पास रिलीज नहीं करती वाटर से रिएक्शन करने के बाद? तो आपका आंसर क्या होगा? लिथियम। आसानी से रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब ये मेटल हाइड्रोक्साइड बना देंगे तो इनके कैसे होंगे मेटल? जैसे लिथियम का हाइड्रोक्साइड क्या होगा? लिथियम हाइड्रोक्साइड। फिर सोडियम का क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड और सीजियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड सॉलिड होते हैं,
सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड व्हाइट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, ये आपने देखा भी होगा। इसके छोटी छोटी गोलियां सी होती हैं, वो वाटर में डिजोल्व करके NaOH बनाया जाता है। तो ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो हम सबसे पहला इस पे क्वेश्चन किया जाएगा कि थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो इसका ऑर्डर ये होगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड, फिर क्या होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर रुबिडियम हाइड्रोक्साइड और सीजियम हाइड्रोक्साइड। ये थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। तो यहां पे याद रखिएगा लिथियम हाइड्रोक्साइड थर्मली अनस्टेबल है, इसको गर्म करते हैं ये टूट जाएगा। थर्मली अनस्टेबल कैसे टूटेगा, ये लिथियम ऑक्साइड और H2 गैस बाहर रिलीज कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिथियम अबनॉर्मल बिहेवियर में हम फिर से इसको पढ़ेंगे। तो लिथियम का हाइड्रोक्साइड हीट करने पे लिथियम ऑक्साइड और H2O रिलीज कर देगा। बाकी ये थर्मली स्टेबल है, वो ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होंगे गर्म करने पर, और नीचे की तरफ जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये थर्मल स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन क्रिएट होता है। तो एक तो ऑर्डर पूछ सकता है, और इनमें से सबसे कम स्टेबल कौन सा है, लिथियम हाइड्रोक्साइड, और उसको गर्म करेंगे तो क्या बना देगा, लिथियम ऑक्साइड और वाटर। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन देखिए, थर्मल स्टेबिलिटी के बाद में बात की जाती है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये जो हाइड्रोक्साइड बने हैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड और सीजियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इनमें क्या होगा कि सीजियम की लैटिस एनर्जी कम होने की वजह से लैटिस एनर्जी कम हो जाती है, नीचे जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि हाइड्रोक्साइड की एनायन की साइज बहुत छोटी है, ये कोई वेरिएशन नहीं होगा इसमें, सब एक जैसा है। तो अब इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी को कंपेयर करेंगे। अगर लैटिस एनर्जी बहुत कम हो जाती है हाइड्रेशन एनर्जी से, तो फिर क्या होगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहां पर इसका सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर होगा, तो ये ऑर्डर होगा। कारण क्या होगा, इसकी लो लैटिस एनर्जी, इसको मैं अलग से भी बताऊंगा। तो आप याद रखिएगा, इनके हाइड्रोक्साइड के केस में, इनके हाइड्रोक्साइड टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वाटर में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, वाटर में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। कारण क्या है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम में जब कैटायन की साइज बढ़ती है तो उसकी क्या होगा, लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है, घटती है। तो सीजियम की लेटेस्ट एनर्जी कम होने की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हुई, बढ़ गई। ठीक है, तो ये फैक्टर रहेगा सॉल्युबिलिटी का। और तीसरा क्वेश्चन रहेगा बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ, अच्छा बेस कौन होगा, मेटल के जितने भी हाइड्रोक्साइड हो, ऑक्साइड हो, सारे के सारे क्या होंगे, बेसिक होते हैं। तो आपको पता है कि टॉप टू बॉटम लिथियम से लेकर के लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की तरफ जा रहे हैं, तो मेटलिक नेचर क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसलिए बेसिक नेचर क्या होगी, बढ़ेगी। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उससे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, और फाइनली सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, सीजियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, नीचे जाने पर स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो बेसिक नेचर बढ़ रही है, इसका मेटलिक नेचर ज्यादा है। क्या है, मेटलिक नेचर ज्यादा है, बढ़ रहा है, इसलिए बेसिक नेचर भी बढ़ रही है। तो ये इस पर थर्मल स्टेबिलिटी से रिगार्डिंग क्वेश्चन मैंने आपको बताए। ये हाइड्रोक्साइड पर इतने क्वेश्चन बने। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी और बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, अब हम कल देखते हैं।